बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर है, क्लोजिंग लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक पे ही मौजूद कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ एडिशनल एमसीक्यूज की जानिब भी बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कौन सी एग्जांपल है इनमें से? सिंपल पेंडुलम है, सीलिंग फैन है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ एक्सिस ऑन इट्स एक्सिस है, या बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर है। तो इन चारों में से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है वो हमारे पास है ए पार्ट, यानी कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है जी, इफ द मैस ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अगर मैस सिंपल पेंडुलम के साथ जो एक छोटी सी बॉब होती है, अगर आप उसका मैस 3 टाइम्स बढ़ा दें, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? तो आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इस पूरे फार्मूले में मैस का जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि मैस इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है वो मैस से इंडिपेंडेंट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप मैस को 3 टाइम बढ़ा दें या कम कर दें तो उसका टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा, द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी डिवाइस है जो कि ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकती है? तो स्ट्रिंग, रिपल टैंक, हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, या ट्यूनिंग फोर्क। तो इनमें से हमने अपने टॉपिक्स में भी बल्कि इसका जिक्र किया था, स्लिंकी स्प्रिंग का, कि जिसे हम दोनों किस्म की वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4, वेव्स ट्रांसफर। वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं? तो वेव ट्रांसफर करती हैं जी एनर्जी को, क्योंकि आपने प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है, एक कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी लिखेंगे। बाकी ऑप्शन को भी आप कंसीडर कर लिया करें, उसको भी चेक कर लिया करें कि क्या जो वेव्स हैं वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करती हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या वेवलेंथ को, क्या वेलोसिटी को ट्रांसफर करती हैं? तो इसका आंसर नो में आएगा। तो जाहिर है जब आपके पास इन तीनों का आंसर नो में आ रहा है तो फिर ये आपके पास एक ऑप्शन है जो कि ठीक रह सकती है। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। कौन सा इनमें से मेथड है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? कंडक्शन, रेडिएशन, या वेव मोशन, या ऑल ऑफ दीज। तो आप देखें कि कंडक्शन भी है। ठीक है, कंडक्शन से भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, और हीट क्या है जी? एनर्जी की एक फॉर्म है। तो उसका मतलब ये है कि कंडक्शन से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, रेडिएशन से भी हो सकती है, और वेव मोशन से भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अभी पिछले एमसीक्यू में आपने इसी बात का जिक्र किया। इसका मतलब ये कि ये सारी ऑप्शन ठीक हैं। सो हम यहाँ पे ऑल ऑफ दिस को टिक कर लेंगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम में मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या चीज़ सेम होती है? तो याद रखें, वहाँ पे तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि स्पीड सबकी सेम होती है। इसके बाद है, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। ठीक है, एक रिपल टैंक में जो वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। और उस रिपल टैंक का जो टोटल फासला है, मीन्स के रिपल टैंक की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वेव्स हैं वो 50 सेंटीमीटर का फासला तय कर रही हैं। तो आप बताएं, व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी?
तो बेटा ये जो बेसिकली आपका एमसीक्यू है ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। तो चले हम इसका थोड़ा सा सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30 हर्ट्ज है। तो 50 सेंटीमीटर उसने बोला है कि जो रिपल टैंक है उस रिपल टैंक की जो टोटल लंबाई है, रिपल टैंक का जो ये आपके पास ट्रे होती है, इसकी टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है। और उसमें हमारे पास ये देखें जी, ये उसमें कुछ वेव्स हैं, ये उसमें कुछ वेव्स हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 25 कंप्लीट वेव्स जो हैं वो 50 सेंटीमीटर में प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक 25 वेव्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल फासला हो 50 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर हो, और वेव जो इसमें प्रोड्यूस हो रही हो वो 25 हो, तो फिर एक वेव की लेंथ कितनी होगी, एक वेव कितनी लंबी होगी। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 25, यानी टोटल लेंथ 50 थी और उसमें जो वेव्स की तादाद थी वो 25 थी। तो एक वेव की लंबाई कितनी होगी, हम 50 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास 2 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 2 है। तो वेव लेंथ किसको कहा जाता है जी, लेमडा को, ठीक है। तो वेव लेंथ हमारे पास 2 आ गई है। अब आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला यूज करें। तो f की वैल्यू 30 है और लेमडा की वैल्यू 2 है। तो 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, 60 सेंटीमीटर ये हमारे पास आंसर होगा, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ये। तो यहाँ पे एक और चीज़ कि आपने 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि आपके पास जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं उन सब में सेंटीमीटर यूज हो रहा है, इसलिए हमें पता चला कि हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये बेटा इसका कंसेप्ट था, इसको ज़रा आपने समझते हुए इसको यहाँ पे क्लियर करना है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है और वेव लेंथ है। ये तीनों तो आपस में रिलेट होती हैं, इनका एक फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये तीनों तो आपस में लिंक करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है ये इन तीनों में से किसी के साथ भी लिंक नहीं करता, यानी कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसपे एम्पलीट्यूड या स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये इकट्ठे आ रहे हों। तो इसका मतलब ये कि एम्पलीट्यूड जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो बाकी सब पे डिपेंड नहीं करती, उससे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज। इन तीनों में जो रिलेशनशिप है उसका फार्मूला क्या है जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, लेकिन फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो बेटा ये थी आपकी बुक की एक्सरसाइज जो कि आपने अभी क्लियर की। अब हम चलते हैं कुछ एडिशनल एमसीक्यूज की तरफ जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एडिशनल एमसीक्यूज की जाने बढ़ रहे हैं और इनमें फर्स्ट है आपके पास द डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन ऐसी डिस्टर्बेंस जो कि मीडियम में ट्रेवल करती है, आगे आगे बढ़ती है, उसको हम वेव मोशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। राइट ऑप्शन इज वेव मोशन, वेव मोशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है द वेव विच आर यूज टू डिटेक्ट द ब्रोकन बोन्स आर कॉल्ड। ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो टूटी हुई बोन्स को या फ्रैक्चर बोन को डिटेक्ट करती हैं, उनका इमेज आपको बताती हैं। तो ये जी बच्चों वाली चीज़ है, एक्सरे। सब जानते हैं कि एक्सरेज जो हैं ये भी बेसिकली एक वेव्स की एक टाइप है जो कि ब्रोकन बोन्स को डिटेक्ट करने के लिए या उनको एनालाइज करने के लिए यूज होती है। उसके बाद है द फोर्स अप्लाइड ऑन द मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। वो जो फोर्स आप मैस अटैच विद अ स्प्रिंग वाली एग्जांपल में लगाते थे उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते थे। तो एक्सटर्नल फोर्स को हम FEXT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी सही ऑप्शन है। इफ देयर इज नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड। अगर स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन ना हो, यानी स्प्रिंग ना दबा हुआ हो ना खिंचा हुआ हो, तो आप बताएं कि वो कौन सी पोजीशन पे होगा। तो वो उसकी पोजीशन होती है जी इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज।
स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ये आपके नोट्स पे एक क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक्सरसाइज में आप देखिएगा, आई थिंक सो पहला ही सवाल है। उसके बाद है इफ द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग इज एक्स, अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, मैस एम हो विद अ स्प्रिंग, देन रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होगा? तो टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हैं जी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका नाम होता है जी स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो ये आपके पास डायरेक्ट डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया। इसके बाद है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड, यानी ऐसा टाइम जो आपको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में रिक्वायर हो उसको क्या बोलते हैं जी? उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है द टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग के लिए जो आप टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है जी? तो वो होता है जी हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। नेक्स्ट में सिंपल पेंडुलम का पूछा हुआ है, तो वो है जी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये बात आपने कहाँ पे पढ़ी है? इस बात को हमने हुक्स लॉ में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है एट मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो मीन पोजीशन पे क्योंकि हाइट कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, mgh उसका फार्मूला है, तो इसलिए मीन पोजीशन पे हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। नेक्स्ट है जी मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मेन पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद है एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम की हाइट मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए वहां पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। उसके बाद है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, आपको पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आगे है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना हो जाता है जी? मीन पोजीशन पे 0 हो जाता है क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन, ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल की वाइब्रेशन उनकी मोशन के पैरेलल होती है उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम दिया जाता है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। उसके बाद है जी द साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल, याद रखें जी साउंड वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में से कौन सी नेचर की होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफर होती है वो किस किस जरिए से होती है जी? थ्रू मैटर, थ्रू वेव्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। याद रखें एनर्जी मैटर के जरिए से भी ट्रांसफर हो सकती है और वेव्स के जरिए से भी ट्रांसफर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए भी ठीक है और बी भी, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम 22। द एनर्जी ऑफ बुलेट फ्रॉम गन इज काइनेटिक एनर्जी, जब आप गन में से बुलेट को फायर करते हैं तो वो मूव करती हुई जाती है, तो ऐसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। वाटर जो स्टोर होता है डैम में, नेक्स्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है जी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद है द वेव्स हैव प्रॉपर्टीज, वेव के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है ये तीनों जो है वो वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
उसके बाद ये जो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके पास कुछ इररेलीवेंट एमसीक्यूज आ गए हैं, इसको आप रहने देंगे, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद है जी द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिपल टैंक, उसका नाम होता है जी रिपल टैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। The part of wave at which particle of the medium are below the normal position are called, मतलब वो वाले पार्ट जो वेव्स की निचली पोजीशन पे होते हैं, नॉर्मल मीन पोजीशन से नीचे होते हैं, उनको ट्रफ कहा जाता है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रस्ट। दो मुसलसल साथ जुड़े हुए क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको क्या कहा जाता है जी, उसको वेव लेंथ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी। एंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, द स्पीड ऑफ वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय, स्पीड ऑफ वेव यानी v का फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ लेमडा, ये सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी द वाटर वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग द हर्डल विल। जो वाटर वेव्स हैं वो किसी हर्डल, किसी रुकावट के साथ जब टकराती हैं तो वो क्या करती हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट या डाइफ्रैक्ट। तो देखें जी जब किसी रुकावट के साथ वो टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद है द वेव लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये आपके पास स्टेशनरी वेव भी, ये इररेलीवेंट एक टॉपिक में से आ गया, इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट को भी हम क्रॉस कर देंगे, उससे नेक्स्ट को भी हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये तीनों आपने डिस्कस नहीं करने। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, उसके बाद हम टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ। टाइम पीरियड का फार्मूला देखें 1/f होता है, तो वो f का रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो हम f को यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं द वाटर वेव्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये तीनों लॉज जो हैं वो वाटर वेव्स ओबे करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 38 द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज एट। जब मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग मूव करता है तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ होगी जहाँ डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम होगा। तो भाई ये आपके पास है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू। देखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है जी, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलें यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखें टी मल्टीप्लाई बाय एफ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट करना है। अब देखें टाइम पीरियड की जगह पे हम 1/f पुट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी 1/f हम पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय आगे भी क्या है, f है। अब आपको पता है कि f और f कैंसिल हो जाएगा और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 1 को टिक कर देंगे, 1 को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द मैस ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। अगर मैस को आप डबल कर देंगे, बॉब के, सिंपल पेंडुलम के बॉब को अगर आप डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड रिमेन सेम। ये भी आपने बुक के एमसीक्यूज में भी इसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आते हैं जी हम जी, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ। अगर सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया जाए, इट्स टाइम पीरियड टी विल बी। उसका टाइम पीरियड कितना होगा, देखें अगर आप लेंथ को हाफ कर देंगे तो आपके पास उसका टाइम पीरियड 1/√2 के इक्वल आ जाएगा, यानी t/√2 भी हम उसको लिख सकते हैं। ये आपने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में इसको डिस्कस किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं जी लास्ट में इसके एमसीक्यूज पे। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग नोड्स। ये नोड और एंटी नोड ये दोबारा स्टेशनरी वेव्स के टॉपिक में से आ गया जो कि आपकी इस बुक में डिस्कस नहीं हुआ,
तो हम इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें आपने एमसीक्यूज को डिस्कस किया और उनको समझा। साथ साथ ये कुछ आपके पास एडिशनल एमसीक्यूज भी थे। इसके साथ ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली क्लोज हो रहा है और अब आपने इस चैप्टर को कंप्लीट रिव्यू करना है। अब आप इसके टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की एक्सरसाइज के बाद अब आपका ये चैप्टर एक तरह से पूरा रिव्यू भी हो चुका है। इसके साथ ही अब मैं आज के इस लेक्चर को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।